आइए सीधे आज के इस विस्तृत विश्लेषण में चलते हैं। आज हम ओडिशा ट्रेन हादसे से जुड़ी आधिकारिक रिपोर्टों और डेटा की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कई तकनीकी और ढांचागत खामियों का एक बेहद जटिल जाल था। हम बिना किसी लाग लपेट के सीधे उन साक्ष्यों और तथ्यों पर बात करेंगे जो इस पूरी त्रासदी की वास्तविक तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और आज के एजेंडे पर एक त्वरित नजर डालते हैं। पहला, जानलेवा लूप लाइन। दूसरा, इंटरलॉकिंग का विरोधाभास। तीसरा, कवच की सीमा। चौथा, सिस्टम की चेतावनियां। और अंत में पांचवां, जवाबदेही की बहस। भाग 1, जानलेवा लूप लाइन, बहानागा बाजार में ट्रेनों का अभिसरण। शुरुआत करते हैं 2 जून 2023 की उस शाम से। जगह थी ओडिशा का बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन, जहां 4 ट्रैक मौजूद हैं। घटनाओं का ये क्रम समझना बहुत जरूरी है। हावड़ा एक्सप्रेस अपनी तय समय सीमा से लगभग 2.5 घंटे की देरी से चल रही थी, और इसी देरी ने एक ऐसा जानलेवा कालानुक्रमिक संयोग पैदा कर दिया कि विपरीत दिशाओं से आ रही दोनों हाई स्पीड ट्रेनें ठीक एक ही समय पर बहानागा बाजार स्टेशन पर एक साथ पहुंच गईं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी दुर्घटना के केंद्र में एक बहुत बड़ा विरोधाभास मौजूद है। कोरोमंडल एक्सप्रेस को सिस्टम द्वारा सीधे मेन लाइन पर जाने के लिए हरी झंडी यानी ग्रीन सिग्नल दिया गया था, लेकिन भौतिक रूप से पटरियों का रास्ता उसे सीधे जाने देने के बजाय बगल की लूप लाइन की ओर ले गया, जहां पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने 128 किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यधिक तेज रफ्तार से उस लूप लाइन में प्रवेश किया। इस गति पर मालगाड़ी से टकराने का परिणाम सचमुच विनाशकारी था। 21 डिब्बे पटरी से उतर गए और हवा में उछल गए, जिनमें से 3 डिब्बे पास के ट्रैक से गुजर रही हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराए। इस भीषण हादसे में 288 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भाग 2, इंटरलॉकिंग का विरोधाभास। फेलसेफ सिस्टम कैसे फेल हुआ? आइए अब रेलवे के तकनीकी मस्तिष्क की बात करते हैं और देखते हैं कि यह फेलसेफ तकनीक कैसे काम करती है और उस दिन इसमें क्या चूक हुई। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम या EIS पूरी दुनिया में 99.9% फेल सेफ माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सिस्टम में कहीं भी कोई खराबी आती है या कोई तार टूटता है, तो ये स्वचालित रूप से लाल बत्ती यानी रेड सिग्नल चालू कर देता है, जिससे ट्रेनें सुरक्षित रूप से रुक जाएं। ये सिस्टम मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करता है। पहला, ट्रैक सर्किट पहियों को गिनकर सुनिश्चित करता है कि ट्रैक पूरी तरह से खाली है। दूसरा, पॉइंट स्विच भौतिक रूप से ट्रैक की दिशा तय करता है। और तीसरा, सब कुछ सही होने पर होम सिग्नल ग्रीन लाइट दिखाता है। लेकिन इस मामले में रहस्य ये है कि कंप्यूटर लॉग ने ग्रीन लाइट दर्ज की, जबकि पॉइंट मशीन ने ट्रैक को लूप लाइन की तरफ मोड़ रखा था। एक सुरक्षित सिस्टम में ये कैसे संभव हुआ? पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट था, लेकिन सिग्नल मेन लाइन के लिए ग्रीन था। ये लाइन उस लीक हुए ऑडियो से है जिसमें हादसे के ठीक अगले दिन 2 रेलवे अधिकारी आपस में चर्चा कर रहे थे। दोनों ही हैरान थे। एक फेलसेफ कंप्यूटर सिस्टम मेन लाइन के लिए ग्रीन सिग्नल कैसे दे सकता है जब पटरियां मुड़ी हुई थीं? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। भाग 3, कवच की सीमा, सुरक्षा ढाल की अनुपस्थिति। अब भारत की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक कवच की बात करते हैं, जिसके बारे में लोगों के मन में सबसे ज्यादा सवाल थे। कवच वास्तव में एक शानदार स्वदेशी उपलब्धि है। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे 1455 किलोमीटर के ट्रैक पर सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहानागा बाजार स्टेशन के उस विशेष रूट पर यह सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। और ये बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि भौतिकी के नियम यहाँ कैसे काम करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर उस ट्रैक पर कवच लगा भी होता तो भी इस हादसे को टाला नहीं जा सकता था। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार पर अचानक लूप लाइन में मुड़ने के बाद सामने खड़ी मालगाड़ी की दूरी इतनी कम थी कि सिस्टम को स्वचालित ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकने का समय ही नहीं मिलता। भाग 4, सिस्टम की चेतावनियां, पटरियों के पीछे की खामियां। तकनीकी पहलुओं से थोड़ा पीछे हटकर अब उस व्यापक प्रशासनिक ढांचे पर नजर डालते हैं जहां लंबे समय से खतरे की घंटी बज रही थी। सच तो ये है कि इस हादसे से महीनों पहले ही सिस्टम को कई गंभीर चेतावनियां मिल चुकी थी। फरवरी 2023 में मैसूर डिवीजन में बिल्कुल ऐसा ही एक हादसा होते होते बचा था। इसके तुरंत बाद दक्षिण पश्चिम जोन द्वारा सिग्नल रखरखाव को लेकर एक चेतावनी पत्र भी जारी किया गया था। यही नहीं,
ये भी आरोप है कि उच्च स्तरीय चिंतन शिविर में सुरक्षा चर्चाओं के बजाय नई वंदे भारत ट्रेनों के प्रेजेंटेशन को प्राथमिकता दी गई। कैग की रिपोर्ट का ये डेटा बहुत कुछ कहता है। जरा सोचिए, जिस ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में यह हादसा हुआ, वहां 2017 से 2021 के बीच रेलवे सुरक्षा फंड का लगभग 79% हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अल्ट्रासोनिक जांच में 100% की कमी थी और ट्रैक रिकॉर्डिंग कारों द्वारा निरीक्षण शून्य था। यह एक बेहद स्पष्ट और डराने वाली ढांचागत लापरवाही है। और फिर आता है मानव संसाधन का सबसे बड़ा संकट। रेलवे में 14.75 लाख ग्रुप सी पदों में से लगभग 3.11 लाख पद खाली पड़े हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों का सीधा मतलब है कि काम कर रहे मौजूदा कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव है। काम के इस अत्यधिक बोझ की जमीनी हकीकत बेहद परेशान करने वाली है। लोको पायलट अक्सर बिना किसी टॉयलेट ब्रेक के 9-9 घंटे की लगातार शिफ्ट में काम करते हैं। काम का दबाव इतना ज्यादा है कि कई बार उन्हें अडल्ट डायपर तक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये चरम थकान और मानसिक तनाव किसी भी सुरक्षा प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भाग 5, जवाबदेही की बहस, तकनीकी खराबी या साजिश। आइए इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, आधिकारिक जांच की दिशा और नेतृत्व की जवाबदेही। आमतौर पर रेल में हादसों की जांच CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा की जाती है, जो तकनीकी और मानवीय भूलों पर केंद्रित होती है। लेकिन 6 जून को यह मामला CBI को सौंप दिया गया। CBI जांच आमतौर पर आपराधिक साजिश या बाहरी तोड़फोड़ के लिए होती है। हालांकि इस मामले में दर्ज FIR में केवल मानवीय और तकनीकी विफलता का ही जिक्र है। इससे इस कदम के वास्तविक कारणों पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर सुरेश प्रभु तक परिवहन मंत्रियों ने बड़े हादसों के बाद हमेशा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। वर्तमान संदर्भ में भी यह बहस छिड़ी हुई है कि क्या कई अन्य भारी मंत्रालयों का प्रभार संभाल रहे मौजूदा रेल मंत्री को इस भीषण हादसे की जवाबदेही लेनी चाहिए। अंततः ये सोचने वाली बात है कि क्या केवल तकनीकी खामियों और CBI जांच पर ध्यान केंद्रित करने से विस्पष्ट प्रणालीगत और मानव संसाधन की विफलताएं छिप जाएंगी। खाली पड़े लाखों पद, बिना इस्तेमाल हुए सुरक्षा फंड और कर्मचारियों की चरम थकान, इन पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है। इस पूरे मामले ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी त्रासदी की असली जड़ें अक्सर पटरियों से कहीं अधिक गहरी होती हैं। इस गंभीर विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए